अच्छा, इसके बाद अपील का चालान बनाना देख लेते हैं। तो चालान बनाने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे आईआरएस की वेबसाइट पे। तो ये मेरे पास आईआरएस का वेब पोर्टल आ गया। आपका जो क्लाइंट होगा उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के आप सिंपली लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का है, उसके बाद मैनेज योर प्रोफाइल आ रहा है और लास्ट पे आ रहा है क्रिएट योर ए पेमेंट्स। तो आप इस टैब पे कहीं भी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो चालान जनरेशन का टैब है, ई पेमेंट्स का टैब है, वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप ये साइड पे देख रहे हैं कि कई ऑप्शंस आ रहे हैं, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग एंड सो ऑन। तो आपने क्लिक करना है इनकम टैक्स पे। ये देखिए इनकम टैक्स के आगे ये एरो बना हुआ है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे फर्दर ऑप्शंस इसमें ओपन हो जाएंगे। तो इस एरो पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एडमिटेड इनकम टैक्स आ गया, एडवांस इनकम टैक्स, डिमांडेड इनकम टैक्स, WPPF/WWF और एंड पे आ रहा है मिसलीनियस। तो हमारा कंसर्न है जी मिसलीनियस के साथ। तो आपका जो अपील का चालान है वो मिसलीनियस के टैब में जाके बनेगा। तो मिसलीनियस पे क्लिक करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, ये देखें ऊपर अभी आ रहा है ई पेमेंट स्लैश इनकम टैक्स। तो अभी मैं क्लिक करूंगा मिसलीनियस पे। तो जैसे ही मैंने मिसलीनियस पे क्लिक किया ये ई पेमेंट्स मिसलीनियस हो गया, यानी कि मिसलीनियस वाले सेक्शन जो है इसमें एक्टिवेट हो गए। अब इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है जी, टैक्स पेयर स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट पर्टिकुलर्स, उसका CNIC है या NTN है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल है तो आप उसका CNIC उठा लेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, कंपनी है तो उसका NTN आ रहा होगा। ये कैप्चा आप छोड़ दें जी, नेम खुद ही उठा लेगा सिस्टम, ईमेल खुद ही उठा लेगा, NTN भी उठा लेगा, आपका सिटी, आपका टैक्स ऑफिस और आपका एड्रेस उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। नीचे आपके पास आ रहा है इनकम टैक्स और ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आ रहे हैं टैक्स पेमेंट सेक्शन। तो कहीं भी क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया इसमें मेरे पास कई ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो गए। सबसे पहले मिसलीनियस आ रहा है, देन आपके पास आ रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर क्लोजर ऑफ ऑडिट, सरचार्ज फॉर ATL, और इसके बाद आपके पास आ रहा है 127 सबसेक्शन 4 प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर सेक्शन 127 सबसेक्शन 4। तो हमारा कंसर्न इस ऑप्शन के साथ है तो इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके आगे वो कह रहा है टैक्स ईयर, तो इस बॉक्स में क्लिक करूंगा। कौन सा टैक्स ईयर है आपका, 21 है, 22 है, 19 है, जो भी है। तो ये साइड पे ये ड्रॉप डाउन भी बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज कर ले मैं 2019 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा टैक्स ईयर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद वो कह रहा है जी अमाउंट इन फिगर्स, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और जितनी अमाउंट का आपने चालान बनाना है। अब अगर सपोज कर लें कि इंडिविजुअल है तो यहाँ 1000 का चालान बनेगा, और अगर असेसमेंट अमेंड हो रही है तो आपका 2500 चालान, और अगर असेसमेंट अमेंड हो रही है तो आपका 2500 का चालान बनेगा। एज इट इज़ कंपनी है तो कंपनी के केस में 5000 का ही चालान बनेगा इन ऑल केसेस। तो मैं जी 1000 का चालान बना लेता हूँ। सपोज कर लें कि ये इंडिविजुअल है और इसकी असेसमेंट नहीं अमेंड हुई, इसको पेनल्टी का नोटिस आया हुआ है। तो जैसे ही मैंने अमाउंट इन फिगर्स ऐड की, अमाउंट इन वर्ड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली, 1000 रुपीज़ एंड नो पैसाज ओनली। अब ये मेरा चालान कंप्लीट हो चुका है। टैक्स पेयर के पर्टिकुलर सिस्टम ने खुद ही उठा लिए। ये साइड पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें इनकम टैक्स के ड्रॉप डाउन पे गया, उसके बाद मैंने मिसलीनियस सेलेक्ट किया, दैन इनकम टैक्स के जो पेमेंट सेक्शंस थे उसमें मैंने 127 सब सेक्शन 4 प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर सेक्शन 127 सब सेक्शन 4 सेलेक्ट कर लिया। इस टैब में मैंने क्लिक करके अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने फिगर्स जो थी हाथ से पंच कर दी। तो ये जो मेरा चालान है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आप कैप्चा लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा एंड सब्सिक्वेंटली आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID, वो कह रहा है कि आप श्योर हैं कि आपने ये PSID जनरेट करनी है। तो मैं येस पे क्लिक करूंगा। तो वो कह रहा है जी PSID हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, PSID नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ गई, आगे टैक्स पेयर का नेम आ जाएगा, टैक्स पेयर का NTN आ जाएगा। दिस PSID विल बी वैलिड फॉर 30 days, कॉपी दिस PSID एंड कीप इट सेफ। PSID हैज़ ऑल्सो बिन सेंड टू योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। वो कह रहा है कि जी ये चालान 30 डेज़ के लिए वैलिड है, विद इन 30 डेज़ आपने इसकी पेमेंट करनी है। इसके अलावा जो PSID नंबर है आपके नंबर और आपकी ईमेल पे भी जा चुका है, लेकिन आपने याद रखनी है एक बात कि वो PSID का नंबर क्या है। अब जो है ना PSID ईमेल नहीं जाती, तो PSID का प्रिंट आपने यहीं से कर लेना। ये देखें नीचे आ रहा है आपके पास प्रिंट PSID, तो प्रिंट PSID पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें आपकी PSID डाउनलोड हो चुकी है। क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये मेरे पास जो PSID है उसका प्रिंट आ गया। तो जी इस PSID को आप इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सदा पे, अपनी ई-बैंकिंग के थ्रू या आप इसका प्रिंट लेके आप इसको किसी भी बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस PSID को पे करेंगे और ये कंफर्म हो जाएगी तो आपको एक कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट भी आ जाएगी CPR की, और CPR को आपने अपनी फिजिकल फाइल में लगाना है। जो आप अपील का सेट बनाएंगे उसमें आपने प्रूफ ऑफ पेमेंट को अटैच करना है। तो PSID नंबर आ गया, टैक्स ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे उधर से,
पेमेंट सेक्शन आपने सेट कर लिया था, प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर सेक्शन 127 सब सेक्शन 4, और नीचे टैक्स पेयर के पर्टिकुलर्स CNIC वो खुद ही उठा लेगा। नीचे चलता हूँ, टैक्स पेयर का एड्रेस आ गया, उसके बाद मोड एंड पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट में ADC ई पेमेंट ही उठाएगा सिस्टम, किसी भी ब्रांच पे आप सबमिट कर सकते हैं, और नीचे डिपॉजिटर का CNIC या NTN आ जाएगा कंपनी के केस में, और नेम आ जाएगा। सो ये थी जी आपकी PSID। इसके बाद वापस IRS के पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने ऑनलाइन अपील किस तरह से फाइल करनी है। जी मैं वापस अपने पोर्टल पे आ गया। अब ऑर्डर का आपको पता कैसे चलेगा? अब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको नोटिस आएगा। अगर नोटिस आपको सिस्टम जनरेटेड आ रहा है तो उसकी आपको ईमेल आ रही होगी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको ऑर्डर की भी ईमेल आ जाएगी, और अगर ऑर्डर आपके अगेंस्ट है तो आपको रिकवरी की भी ईमेल आ जाएगी। सबसे पहले आपको 137 का नोटिस आएगा ऑर्डर के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली आपको 138 का आ जाएगा रिकवरी का। सो मैं चलूंगा जी कंप्लीटेड टास्क पे, क्योंकि जो ऑर्डर है वो आपका कंप्लीट टास्क में चला गया होगा, तो कंप्लीटेड टास्क पे चलता हूँ। इसके बाद हम पे लगा हुआ है जी पेनल्टी स्लैश डिफॉल्ट सरचार्ज। बेसिकली ये पेनल्टी लगी थी हम पे कि हमने रिटर्न फाइल नहीं की। टैक्स पेयर बाद में रजिस्टर्ड हुआ, टैक्स पेयर ने कई सालों की रिटर्न सबमिट नहीं थी की, पहले उसे पेनल्टी का नोटिस आया और सब्सिक्वेंटली उन्होंने ऑर्डर करके पेनल्टी लगा दी। तो पेनल्टी पे जाता हूँ, नीचे चलूंगा, ये देखें जी, ऑर्डर टू इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 114। जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 182 है वो आपको डील करता है पेनल्टीज को। तो ये आई पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी 20,000 की पेनल्टी लगी हुई है फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो इसको क्लोज करता हूँ, वापस कंप्लीट टास्क पे चलूंगा। तो ये देखें जैसे ही आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ, चाहे वो आपकी असेसमेंट अमेंड हुई है, चाहे पेनल्टी लगी है, व्हाट्सएवर, इन ऑल रीजंस, इन ऑल केसेस, तो पेनल्टी के नोटिस के साथ ही आपको रिकवरी का नोटिस भी आ जाएगा। तो रिकवरी पे चलता हूँ, तो ये देखें नोटिस टू पे ओवर ड्यू टैक्स पेबल, पहले वो 137 का नोटिस करेगा और उसके बाद वो 138 का जो है आपको नोटिस सेंड करेगा। ये तो हो गया पेनल्टी का। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा भी दिखा देता हूँ जिसमें असेसमेंट अमेंड हो रही है, उसको रिकवरी का नोटिस आया। तो जी ये मेरे पास एक और क्लाइंट का आईडी पासवर्ड आ गया। अब इस कंपनी के केस में क्या हुआ, इनकी असेसमेंट अमेंड हो गई। अब असेसमेंट अमेंड होने से पहले आपको पता है कि नोटिस भी आया होगा, उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए 122(9) का नोटिस भी इशू किया होगा, इनसे डाटा भी तलब किया होगा, इन्होंने रिप्लाई भी किया होगा, उसके बाद इनको नोटिस आया होगा। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है कंप्लीट टास्क पे। सबसे पहले तो आपको ईमेल भी आ जाएगी कंप्लायंस के रिमाइंडर की, उधर से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन के तहत ऑर्डर हुआ है। तो कंप्लीटेड टास्क में जाऊंगा, और अगर आपकी असेसमेंट अमेंड हुई है तो वो आपका आ रहा होगा जी ऑडिट स्लैश असेसमेंट में। तो इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे जाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि 122(1) में कमिश्नर ने असेसमेंट अमेंड की हुई है। अब इस असेसमेंट की अमेंडमेंट के साथ आपको पता है कि रिकवरी का नोटिस भी आया होगा। अब इसके अगेंस्ट आपने अपील कैसे फाइल करनी है, तो ऊपर जाता हूँ, तो ये मैं IRS के डैशबोर्ड पे आ गया सबसे ऊपर। अब आपके पास कई ऑप्शंस आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, और इसके बाद आ रहा है जी अपील्स। ये अपील के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अगर 147 का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील आपने कैसे फाइल करनी है जी, एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, अगर रिकवरी का नोटिस आ गया तो आपने स्टे एप्लीकेशन किस तरह से फाइल करनी है। मिसलेनियस हिस्टोरिकल ऑर्डर्स, आपको कोई ऑर्डर आता है मैनुअली जिसके ऊपर कोई बार कोड नहीं लगा होता, तो उस केस में आपने यहाँ से अपनी अपील फाइल करनी है। रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, अगर आपको कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो उसमें एक बार कोड लगा होगा, तो ये स्पेसिफिकली उस ऑप्शंस के लिए है कि जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुए हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर को फैच कर लेगा। और आपको पता है कि आजकल ऑर्डर्स आ ही ऑनलाइन रहे हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स रेफरेंस ऑर्डर, सेल्स टैक्स के यूजली ऑफलाइन आते हैं लेकिन आजकल ऑनलाइन भी आ रहे हैं, और सेल्स टैक्स का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। FED, एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, ये भी आपका सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। सेक्शन 33 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट जो है ये भी आपका सेल्स टैक्स से पर्टेन कर, इसमें वो पेनल्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप पे कोई पेनल्टी लगी है तो उसके अगेंस्ट आपने अपील में जाना है। तो ये जी आपका स्टे का आ गया पेनल्टी के केस में, और ये आपका स्टे का आ गया सेल्स टैक्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में। इन सारे ऑप्शंस में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है,
आप चाहे सेल्स टैक्स की अपील देख लें, इवन दो जो आपका अपील का फॉर्म है उसमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं। तो मैं जाऊंगा जी रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, क्योंकि हमें ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है जी टैक्स पीरियड, कौन से टैक्स पीरियड की आप अपील फाइल करना चाह रहे हैं। तो मैं टैक्स ईयर 2021 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाह रहा हूँ। तो ये जो टैक्स पीरियड लिखा हुआ है जिस बॉक्स में, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ जो आपका ईयर होगा, जिस ईयर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करना चाह रहे हैं वो आप ईयर मेंशन कर देंगे। तो इधर मैं 2021 टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने ये टाइप किया मेरे पास डिफरेंट जो पीरियड्स हैं वो ओपन हो गए। ये देखें, ये कम जुलाई से लेके 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन। और इसके साथ ये कर्सर बना हुआ है ड्रॉप डाउन के लिए, ये आप देख सकते हैं साइड पे। इसको पकड़ के नीचे जाऊंगा। ये है जी मेरा टैक्स ईयर 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। इसमें डिफरेंट पीरियड्स इस वजह से आ रहे हैं कि एक तो आपके स्पेशल टैक्स ईयर्स भी हो सकते हैं और नॉर्मल टैक्स ईयर भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो मंथ वाइज आ रहे हैं तो ये आपकी सेल्स टैक्स ऑर्डर की अपील के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जब सेल्स टैक्स के ऑर्डर आते हैं तो वो आपके मंथ वाइज आ रहे होते हैं। सेल्स टैक्स के केस में जो आपका टैक्स पीरियड होता है वो मंथली होता है। तो मैं अपना जो टैक्स ईयर है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो जी जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया मेरे पास अपील की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई। तो सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। टास्क में सबसे पहले आ रहा है जी 127 सबसेक्शन 4 एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर। उसके बाद क्लाइंट का नेम आ जाएगा, पीरियड आ गया जी 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021, टैक्स ईयर आपका 2021 है। आगे ड्यू डेट में आज की डेट वो शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन डेट में भी आज की डेट आ रही है और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका एनटी नंबर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे रेफरेंस ऑर्डर पे। तो रेफरेंस ऑर्डर के टैब पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें रेफरेंस ऑर्डर, आगे कुछ नहीं आ रहा और ये आपके पास एक सर्च बार बना हुआ है। तो इस सर्च बार पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जो इस क्लाइंट के अगेंस्ट ऑर्डर इशू है वो इधर अपीयर हो रहा होगा। अगर नहीं अपीयर हो रहा तो आप सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये मेरे पास ऑर्डर आ गया, ये इसका बारकोड नंबर आ गया, सब्जेक्ट आ गया जी 122 सबसेक्शन 1 ऑर्डर टू अमेंड सेल और बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। और आगे मेरा टैक्स पीरियड आ गया, स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2024। उसके बाद में आगे ये सेलेक्ट कह रहा है, तो ये सेलेक्ट का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी मैंने अपना रेफरेंस ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना एक ईयर में आपको मल्टीपल ऑर्डर्स इशू हुए हों, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नया टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये देखें जी ऑर्डर जो है मेरे पास नए टैब में ओपन हो गया। वापस चलता हूँ, सेव करूंगा इसे, कंटेंट्स पे जाऊंगा। अब इधर कंटेंट्स में आपने क्या लिखना है जी कि जो जो चीज़ें आप अटैच कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ अपील है, ग्राउंड्स ऑफ अपील है, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील, सर्टिफिकेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, पेमेंट प्रूफ, ये चीज़ें आप जो है इधर अटैच करेंगे और साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाएगी। ये आपकी 6-7 चीज़ें हैं जो आपने इधर लिखनी है। तो मैं आपको कवरिंग भी दिखा देता हूँ इसकी। तो जी ये मेरे पास एक कवरिंग का फॉर्मेट है। अच्छा जी सबसे पहले आ गया रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, तो आप इससे ऊपर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जी कमिश्नर अपील्स लाहौर लिख दें, या आपको पता है कमिश्नर अपील्स कौन सा है, अपील 1 है, 2 है, 3, आप इस तरह करके आगे सिटी लिख दें या उसका कमिश्नर अपील्स का एड्रेस लिख के फिर आगे आप एंड पे सिटी लिख दें। We are enclosing here with the following documents in connection with the appeal against assessment order under section 122 1 of the ordinance। हमारे केस में क्योंकि 122 एक है तो ये चीज़ें आ जाएंगी। फॉर्म ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील, ऑर्डर उसने खुद ही फैच कर लिया, ओरिजिनल नोटिस ऑफ डिमांड, सबमिटेड रिप्लाई अलॉन्ग विद एविडेंसेस, पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडरटेकिंग, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर और सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू असिस्टेंट कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू या एडिशनल कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू। सो इसे कॉपी कर लेता हूँ, वापिस आर एस पे जाऊँगा। ये कह रहा है जी टाइप करस्पॉन्डिंग बॉडी टेक्स्ट हेयर, इसको डिलीट कर दें जी सेलेक्ट करके और इधर अपना मैटर जो है वो पेस्ट कर दें। तो जी ये मेरी कवरिंग आ गई। अगर आप इधर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी। एनेक्सियस को आप हटा दें, कोई मसला नहीं है क्योंकि आपने वैसे भी तो अटैच किया हुआ है। एनेक्सियस कर दें आप, उधर टैगिंग कर दें, टैग करके आगे एनेक्सियस लिख दें।
तो मैं ये एनेक्सेस ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपने एनेक्सेस लिखा रहने देना है तो कोई मसला नहीं है, एनेक्सेस भी लिखा रहने दें। तो जी ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ये अटैच करनी है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, सेव कर लें इसको। मेरा कंटेंट हो गया, रेफरेंस ऑर्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं जाऊँगा पेमेंट के टैब पे होगी, तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है प्लस पे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पे। तो अगर आपकी PSID कंफर्म होगी तो वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। CPR नंबर आ रहा होगा, डेट, अमाउंट कोड, डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, अमाउंट आ रही होगी, टैक्स ईयर आ रहा होगा और आगे एक्शन के आगे सिलेक्ट लिखा होगा। जिस तरह हमने रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट किया, इधर भी सिलेक्ट लिखा होगा। सिंपली आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका CPR इधर सिलेक्ट हो जाएगा। इसे क्लोज करता हूँ। देन चलूंगा जी अटैचमेंट के टैब पे। सबसे पहले वो कह रहा है एविडेंस विद एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट मेंशन्ड रेफरेंस ऑर्डर। तो जितने भी आपके एविडेंसेस हैं आप इधर अटैच कर देंगे। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि इस टैब में आप फॉर्म ऑफ अपील अटैच कर दें। तो फॉर्म ऑफ अपील अटैच कर देता हूँ। ये जी मेरे पास फॉर्म ऑफ अपील आ गया। डबल क्लिक कर लें या उस फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक कर दें। दोनों मेथड से आपका PDF सेलेक्ट हो जाएगा। तो ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फॉर्म ऑफ अपील सेलेक्ट हो गया। ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है जी ग्राउंड्स ऑफ अपील, एज इट इज़ आप प्लस पे क्लिक करेंगे। दोबारा फाइल के आगे जो प्लस बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है इधर से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है जी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद जितने भी आपके पास चीज़, आपका सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड फॉर्म ऑफ अपील, सर्टिफिकेट ऑफ रिसीविंग ऑफ नोटिस, ये सारी चीज़ें जो है आपने वन बाय वन अटैच कर दें या कंप्रेस करके उनको एक PDF बना लें। प्लस पे क्लिक करूँगा, अगेन प्लस पे क्लिक करूँगा, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जो है इसको सेट कर लेता हूँ और दोबारा ओपन पे क्लिक करूँगा। ये मेरी जी फाइल आ गई, ये देखें जी सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी अटैचमेंट हो गई। ऐसे ही आप दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, अगेन प्लस पे क्लिक करता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर को सेट कर लूँगा कि किस डेट को हमें ऑर्डर रिसीव हुआ। अगेन ओपन पे क्लिक करूँगा, ये फाइल आ गई एंड अगेन ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें एज इट इज़ आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होते जाएंगे। ऐसे कोई फर्दर आपने एविडेंस अटैच करना है, ऑर्डर अटैच करना है तो ऑर्डर अटैच कर दें। वैसे ऑर्डर आपका इधर भी आ रहा होगा रेफरेंस ऑर्डर में, उसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। चलान को भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर आ गया। अब एक चीज़ हमारे पास रह गई है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को अटैच कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करूँगा, वो कह रहा है जी फाइल और उसके आगे प्लस, अगेन प्लस पे क्लिक करूँगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें जी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा वेरिफिकेशन के टैब पे। तो ये आपकी वेरिफिकेशन वही है जो आपकी फॉर्म ऑफ अपील के लास्ट में वो आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा होता है, जिसमें आपका नेम आ जाता है, सन ऑफ, आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, मैनेजर हैं, कंपनी का नेम आ जाएगा या सोल प्रोप्राइटरशिप का नेम आ जाएगा और आगे आप अंडरटेकिंग दे रहे होते हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है और आगे आप अपनी अथॉरिटी बता रहे होते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, ऑनर है, इंडिविजुअल है, मैनेजर है, CFO है, व्हाट्सएवर। तो इस डिटेल को पूरा कर लेता हूँ। तो जी ये मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी। उसके बाद वो कह रहा है वेरीफाई पिन, तो 4 डिजिट्स का पिन लगा दूंगा इधर और उसके बाद वेरीफाई पिन पे क्लिक कर दूंगा। तो वो कह रहा है जी कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अपील का सारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप सिंपली क्लिक करेंगे सबमिट पे और ये अपील आपकी चली जाएगी आउटबॉक्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो जैसे ही आपने अपील सबमिट कर दी आपकी अपील चली जाएगी आउटबॉक्स में। तो आउटबॉक्स पे चलता हूँ। आउटबॉक्स पे जाने के बाद आप जाएंगे अपील्स में। डिफरेंट टैब्स आपके पास आ रहे होंगे, रेक्टिफिकेशन, रिफंड, रजिस्ट्रेशन, CPR करेक्शन, जितने भी आपने प्रोसेसेस किए होंगे। डिक्लेरेशन तो लाजमी आ रहा होगा, साथ में ऑडिट स्लैश असेसमेंट का आ रहा होगा और साथ में रिकवरी का आ रहा होगा और साथ में आपके अपील्स का भी आ जाएगा। तो अपील्स पे चलूँगा, नीचे चलता हूँ जी।
तो ये आपके पास जो आपकी अपील का प्रोसेस है आउटबॉक्स में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो आई पे क्लिक करता हूँ जी। सो जी ये मैंने एक फॉर्म ऑफ अपील जो है सबमिट किया हुआ है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी अपील पे कितना को काम हो चुका है? एक तो आपको ईमेल आ जाया करेगी जब आपको हेयरिंग का नोटिस आएगा, आपको उसकी ईमेल आ जाया करेगी, ऑर्डर की भी ईमेल आ जाया करेगी। दूसरा ये है कि आप इधर से भी देख सकते हैं। इधर से आप कैसे देख सकते हैं? आप जाएंगे असाइनमेंट पे, तो ये देखें इधर कुछ भी नहीं आ रहा, अभी ये किसी को असाइन नहीं हुआ। तो मैं आपको एक और अपील भी दिखा देता हूँ जिसमें ये असाइन हुआ होगा। उधर कमिश्नर का नेम आ रहा होगा जो आपका कमिश्नर अपील्स है, और आगे जो फर्दर करस्पॉन्डेंस हो रही होगी वो आ रही होगी। तो ये देखें जी सारी असाइनमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले क्या जी, एडजर्नमेंट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इशुएंस ऑफ हेयरिंग नोटिस है, किसने इशू किया, किसको इशू किया, असाइनमेंट डेट क्या थी। सबसे पहले हमने एडजर्नमेंट ली, पार्टी ने एडजर्नमेंट ली, कंपनी ने किसको अप्लाई किया, कमिश्नर को, किस डेट को, वो डेट आ रही है। उसके बाद हेयरिंग का नोटिस कमिश्नर ने इशू किया, पार्टी को इशू किया यानी कि क्लाइंट को, यानी कि कंपनी को, और असाइनमेंट डेट आ गई। दोबारा एडजर्नमेंट है जी, ऑर्डर शीट है, एडजर्नमेंट है, और ये सारा कुछ चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपको ऑर्डर ना आ जाए। ऑर्डर आपका जब आ जाएगा तो ये आपका कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। आपकी जो अपील की एप्लीकेशन है वो आउटबॉक्स से निकल के कंप्लीटेड टास्क में निकल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप एडजर्नमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्राउंड्स की एडिशन डिलीशन भी करवा सकते हैं, और आप अपील से विकेट भी कर सकते हैं। तो ये आपने किस तरह करना है, आपकी अपील जब आउटबॉक्स में पड़ी होगी आप जाएंगे असाइनमेंट के टैब पे, और असाइनमेंट के टैब पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे न्यू पे। एक प्रिंट आ रहा है, एक न्यू आ रहा है, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट फॉर एडिशन ऑफ ग्राउंड्स है, एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट है जी, और रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग। आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अपील को जल्दी सुना जाए। अगर आपने एडजर्नमेंट लेनी है, आप ड्यू डेट पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब सपोज कर लें कि कमिश्नर अपील्स ने आपको हेयरिंग का नोटिस दे दिया कि मंडे को आपकी हेयरिंग है 10 बजे या 10:30 बजे, आप नहीं अपीयर हो सकते। तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे न्यू पे, इसके बाद आप जाएंगे एडजर्नमेंट रिक्वायर्ड ऑन हेयरिंग, आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन सब्सिक्वेंटली आप बताएंगे कि आपको एडजर्नमेंट कितने दिनों की चाहिए। तो ये जो कैलेंडर बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप एडजर्नमेंट के दिन ले सकते हैं। आप 15 डेज की एडजर्नमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज कर लें मैं 30 जनवरी तक की अप्लाई कर लेता हूँ, तो 30 जनवरी पे क्लिक करूँगा, और आगे वो कह रहा है कि कितने घंटों की या कितने मिनटों तक चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 30 जनवरी को सुबह 10:30 तक की एडजर्नमेंट चाहिए, तो इधर से आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मिनट्स भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लोज पे। तो ये देखें आपकी एडजर्नमेंट की डेट आ गई, इधर आप मैटर लिख देंगे एडजर्नमेंट का। आप सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं कि जी एडजर्नमेंट प्रोवाइड करें 15 डेज़ की, रिकॉर्ड नहीं है या आप बिजी हैं, जो भी आपकी वैलिड रीज़न है। तो एडजर्नमेंट का फॉर्मेट भी आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आपने कोई अटैचमेंट लगानी है, सपोज कर लें कि जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो आउट ऑफ कंट्री है या वो सिक है, तो आप रीज़न को पीडीएफ फॉर्म में अटैच भी कर सकते हैं। आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपकी अटैचमेंट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसको अटैच कर देंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है एडजर्नमेंट की वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगी कि आपने एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की, आपके कमिश्नर को पहुंच गई। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने जब अपील का सेट बनाना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कमिश्नर अपील्स कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो जब आपको हियरिंग का नोटिस आएगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें अपील 4, तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आपका कमिश्नर अपील्स कौन है। इसके अलावा अगर आपने अर्ली हियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो एज इट इज़ न्यू पे जाऊँगा, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग के आगे सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, और सारी डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, इधर मैटर लिख देंगे, कोई एविडेंस लगाना है या कोई रीज़न लगानी है तो प्लस पे क्लिक करके पीडीएफ अटैच कर देंगे। अब अर्ली हियरिंग में क्या होता है जी, आपने अपील के लिए अप्लाई किया, 15-20 दिन गुजर गए, आपको हियरिंग का नोटिस ही नहीं आ रहा, तो आप अर्ली हियरिंग के लिए अप्लाई कर देंगे कि जी हमें सुना जाए, हमें जल्दी सुना जाए। सो जी ये मेरी जो अपील फाइलिंग है यहाँ तक जो है कंप्लीट है, तो इसको क्लोज करता हूँ।
अब जैसे ही आपकी अपील जो है उस पर ऑर्डर हो जाएगा, तो आपकी अपील आउटबॉक्स से निकल के कंप्लीट टास्क में चली जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी ऑर्डर की, और आप ऑर्डर कंप्लीट टास्क से भी देख सकते हैं। कंप्लीट टास्क पे चलूँगा, अगेन मैं जाऊँगा जी अपील्स पे, तो अपील वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, फर्दर नीचे चलूँगा, तो ये देखें जी मेरे पास जो अपील के ऑर्डर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी 129 सबसेक्शन 1 ऑर्डर टू कंफर्म मॉडिफाई रिमांड बैक एनल अपील एप्लीकेशन। तो ये जो एक्शन के साथ ही आई बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, तो ये जो आपका अपील का ऑर्डर है ये ओपन हो जाएगा। सो इस तरह आप अपने जो अपील के ऑर्डर्स हैं उनको देख सकते हैं। इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप स्टे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपील के लिए भी फाइल करेंगे, उसके साथ साथ आप कमिश्नर अपील्स के पास स्टे के लिए भी अप्लाई कर देंगे कि हमारी रिकवरी ना हो। सपोज कर लें कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट अमेंड कर दी, साथ में उसने आपको रिकवरी का नोटिस भी दे दिया, और उस रिकवरी के नोटिस में लिखा होगा कि अगर आप विद इन 30 डेज पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट अटैच कर दिए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके या आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेके जो रिकवरी है वो की जाएगी। तो उसके लिए आप स्टे की एप्लीकेशन जो है ना वो फाइल कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जी स्टे की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। अब स्टे की एप्लीकेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है वापस अपील्स पे। अपील्स पे जाने के बाद ये सबसे पहले आपके पास 147 का आ रहा है जी, उसके बाद आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे। इस पर आप क्लिक करेंगे, इधर से आप अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, तो इधर आप अपना सारा मैटर लिख देंगे। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो इधर आप अपनी स्टे की जो रिक्वेस्ट है, किस वजह से आप स्टे लेना चाह रहे हैं वो लिख देंगे, वो मैं आपको फॉर्मेट दिखा भी देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक स्टे की एप्लीकेशन है। डेट आ जाएगी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर, सब्जेक्ट में कंपनी का नेम आ गया, एनटीएन आ गया, एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ अपील, और अपना टैक्स ईयर लिख देंगे। डियर सर, with respect to the caption subject, we would like to apprise you that the taxpayer has filed an appeal against the appointed order dated for the tax year passed by additional commissioner inland revenue. It is humbly submitted that the department is pressing for deposit of the impound demand which is pending for the appellate review for your good self. You are hereby requested to stay the recovery proceedings till the final decision of the appeal and oblige. और इधर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि हमारी अपील पेंडिंग है आपके पास इस ईयर की, और इस कमिश्नर ने ऑर्डर इशू किया है, तो डिपार्टमेंट हमें प्रेस कर रहा है कि आप जो है डिमांड को पे करें। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली जब तक अपील का डिसीजन नहीं आता तो आप हमें स्टे ग्रांट करें। तो एज इट इज़ आप इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और ये कंटेंट में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आप अटैचमेंट के टैब पे जाएंगे। अब वो कह रहा है जी एविडेंस विद एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, तो इधर आपका जो रिकवरी का नोटिस है वो अटैच कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है एविडेंस विद एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट मेंशन रेफरेंस ऑर्डर, तो जो आपके अपील के डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अटैच कर देंगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील अटैच कर देंगे, और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जी आपके, अगर वो आप ना भी अटैच करें तो ठीक है, या आप इधर ऑर्डर अटैच कर दें। सो इस तरह आप जो है स्टे के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे आप स्टे की एप्लीकेशन फाइल करेंगे ये आपकी आउटबॉक्स में चली जाएगी, और आउटबॉक्स में जाने के बाद वैसे ही आपको नोटिस आ जाएगा, और हेयरिंग के नोटिस की आपको ईमेल आ जाएगी। एज इट इज़ आप एडजमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही हमने स्टे की एप्लीकेशन सबमिट की वो आपकी आउटबॉक्स में चली गई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटबॉक्स में वो कैसे आएगी। आउटबॉक्स पे चलूँगा, आउटबॉक्स पे जाने के बाद मैं जाऊँगा अपील्स के ऑप्शन पे, तो ये जो अपील्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। फर्दर नीचे चलता हूँ, तो जी ये मेरे पास आ गई एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे। जो कंपनी थी या जो क्लाइंट था उसका नेम आ गया, उसका एनटीएन आ गया, आगे मेरे टैक्स पीरियड आ रहा है, और सबसे एंड पे आ रहा है आई का बटन। तो ये जो आई का सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो जो मेरी आउटबॉक्स में स्टे की एप्लीकेशन पड़ी हुई थी उसका फॉर्म ओपन हो गया। एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, नेम आ जाएगा, एनटीएन नंबर आ जाएगा, पीरियड आ गया जुलाई 19 से लेके 30 जून 2020, टैक्स ईयर मेरा 2020 है। कंटेंट में आपने सारा कंटेंट लिख दिया कि आप क्यों स्टे के लिए फाइल करें। Dear sir, on behalf of our above named client, we hereby would like to request your good self that the taxpayer appellant has filed appeal against the alleged
tax demand before your good self, for which no hearing has been fixed yet. In this regard, we would like to submit that the balance of convenience lies in favor of the appellant and the alleged tax demand likely to be deleted during the course of appeal proceedings. In such situation, the appellant will suffer irrecoverable loss if the alleged tax demand has been recovered during pendency of the first appeal. Further, the earliest stay granted by your good self is being expired on Feb 6, 2024. तो इधर आप बता रहे हैं कि काइंडली अभी तक हमारी हेयरिंग जो है वो फिक्स नहीं हुई, तो हमें स्टे प्रोवाइड किया जाए ताकि डिपार्टमेंट को हमें रिकवरी की अमाउंट ना पे करनी पड़े। और आगे बता रहा है कि पहले हमने स्टे लिया था लेकिन वो एक्सपायर हो गया, तो काइंडली दोबारा स्टे प्रोवाइड कर दें। विद काइंडेस्ट रिगार्ड्स योर्स ट्रूली, और आगे ये फर्म है जी, फर्म का नेम आ जाएगा। अटैचमेंट पे चलता हूँ। एविडेंस विद एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, ये आपके सामने ये जो प्ले का बटन बना हुआ है, जब इस पर क्लिक करूंगा तो जो जो अटैचमेंट्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये जी अटैचमेंट्स लगाई हुई हैं, इन्होंने जो ऑर्डर है वो लगाया हुआ है। आगे असाइनमेंट पे जाऊंगा तो ये देखें जी, असाइनमेंट पे आ रहा है जी, इशुएंस ऑफ हेयरिंग नोटिस फ्रॉम, जो आपका कमिश्नर अपील्स है उसका नेम आ गया, टू जो क्लाइंट था उसका नेम आ गया, ड्यू डेट क्या है और कंप्लाइंस डेट क्या है। तो ये जी आपकी जो हेयरिंग डेट है वो 23 है, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कब है आपकी हेयरिंग। दूसरा ही है कि आपको ईमेल भी आ जाएगी हेयरिंग की। जैसे ही आप हेयरिंग पे जाएंगे, आप सफिशिएंट कॉज बताएंगे कि क्यों आपको स्टे ग्रांट किया जाए रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट। तो जैसे ही आपकी स्टे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये आउटबॉक्स से निकल के कंप्लीट टास्क पे चला जाएगा। तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, तो इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद दोबारा चलूंगा कंप्लीट टास्क पे, देन अगेन मैं जाऊंगा जी अपील्स पे, नीचे चलता हूँ। ये जी मेरे पास आ गया जी, ऑर्डर टू ग्रांट स्लैश रिफ्यूज ऑफ स्टे ऑर्डर, और ये दोबारा जो आई का बटन है इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा जी, कॉन्टेंट्स में आ रहा है दी एप्लेंट हैज फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर स्टे अगेंस्ट रिकवरी ऑफ डिमांड ऑफ रुपीज, ये अमाउंट आ गई, आगे डेट आ गया। अर्लियर stay was granted in this case for 60 days in total. Now the learned AR has requested for further stay in the light of recent order of the learned ATIR wide MR stay interim number dated on this issue. Accordingly, the stay application of the taxpayer is accepted and stay is extended for further 30 days. अटैचमेंट पे चलता हूँ, इसमें कुछ नहीं आ रहा होगा। तो जो आपका डिसीजन है कमिश्नर अपील्स का, वो आ रहा होगा एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट पे चलता हूँ, ये देखें जी, डिसीजन एडमिटेड, अलाउ कर दिया जी स्टे ऑर्डर। इसको क्लोज करता हूँ। मैं आपको एक और ऑर्डर दिखा देता हूँ जी। कंप्लीट टास्क पे जाऊँगा, अपील्स पे जाऊँगा, नीचे चलता हूँ। ये जी एक और क्लाइंट आ गया, इसको देखने के लिए दोबारा आई पे क्लिक करूँगा। ये जी वो बता रहे हैं जी, मिस्टर ITP प्रेजेंट रिक्वेस्टेड फॉर स्टे विच इज़ ग्रांटेड अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टिल 31/8/2024 आर द डिसीजन ऑफ द अपील विच एवर इज अर्लियर। तो वो बता रहा है जी कि जो स्टे है वो ग्रांट कर दिया गया है 31/8 तक, या जब अपील की जो है डिसीजन हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अटैचमेंट पे चलता हूँ, इधर कुछ नहीं आ रहा। एट्रीब्यूट पे चलता हूँ, तो डिसीजन एडमिटेड, ये भी अलाउ कर दिया। तो ये है जी आपका स्टे एप्लीकेशन का प्रोसेस और इसका सारा फॉर्मेट। अच्छा, इसके बाद हमारी एक चीज़ रह गई है कि मैंने आपको जो सेल्स टैक्स का अपील फॉर्म है उसका मैंने आपको फॉर्मेट दिखाना है। तो मैं आपको एक सेल्स टैक्स का अपील फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक फॉर्म ऑफ अपील आ गया सेल्स टैक्स के केस में। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर फॉर्म ऑफ अपील आ गया, अपील नंबर, अपील डेट, और आगे जिस कमिश्नर को आप अपील फाइल कर रहे हैं उसका नेम आ जाएगा। अमाउंट ऑफ अपील फ़ी पेड 5,000 आ गई, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अपील फ़ी, सारा कुछ वही फॉर्मेट है। अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड बेस्ड ऑन रिटर्न ऑफ इनकम, आपका जो इनकम टैक्स वाला फॉर्म था उस पर भी यही डिटेल्स आ रही थी, इधर भी वही डिटेल आ रही है। अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड एडिशनली वेदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैक्स पेमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील मैट और नॉट, सेम एज इट इज़ वही आ रहा है। NTN आपका टैक्स पीरियड आ जाएगा, उधर आपका आ रहा होता था टैक्स ईयर, मतलब पूरे साल का नोटिस आता था, इधर टैक्स पीरियड्स का आएगा क्योंकि सेल्स टैक्स तो मंथली लग रहा होता है। ये देखें जी, अक्टूबर, सितंबर, मार्च और फिर सितंबर, तो ये डिफरेंट जो पीरियड्स हैं उसका नोटिस आया हुआ है। आगे एज इट इज़ ऑन जुरिस्डिक्शन, आपका टैक्स ऑफिस कौन सा है उसका नेम आ जाएगा। नेम ऑफ एपेलेंट, जो इंडिविजुअल है या कंपनी है, जो टैक्स पेयर है जिसको नोटिस आया हुआ है उसका नेम आ जाएगा। एपेलेंट का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, AOP है या कंपनी है। एपेलेंट का एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है
उसका नेम आ जाएगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का स्टेटस क्या है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, आईटीपी है या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपने जो आपसे रेलिवेंट है उसको इंसर्कल करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स का फॉर्म भी यही है और ये सेल्स टैक्स अपील का फॉर्म भी यही है। किस एड्रेस पे नोटिस भेजना है जी, कमिश्नर का नेम आ जाएगा। इनकम डिक्लेयर्ड इसमें नहीं आएगा जी, क्योंकि इसमें तो सेल्स की अमाउंट इन्वॉल्व होती है। तो ये इधर आपका आ जाएगा जी सेल्स टैक्स डिक्लेयर्ड और सेल्स टैक्स असेस्ड। तो इसको आप कर दें सेल्स टैक्स डिक्लेयर्ड और इधर आपका असेस्ड आ जाएगा। इनकम को आप ख़त्म कर दें, बाकी कोई फ़र्क नहीं है जी इनकम टैक्स के फॉर्म में और सेल्स टैक्स के अपील फॉर्म में। उसके अलावा नीचे आ रहा है जी टैक्स असेस, सेल्स टैक्स है, एडिशनल टैक्स है, पेनल्टी, सरचार्ज, अदर्स, और वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट वाला कॉलम जो है इधर आ रहा होगा। एज इट इज़ वही गाइडलाइंस आ रही हैं। सेकंड पेज पे चलता हूँ जी। ग्राउंड्स ऑफ अपील बता रहे हैं जी अटैच्ड। आगे जी रिलीफ क्लेम्ड इन अपील, जो आपके प्रेयर्स हैं वो भी अटैच्ड हैं जी। ब्रीफ क्लेम इन अपील स्लैश प्रेयर। आगे वेरिफिकेशन, वही जो इनकम टैक्स वाली वेरिफिकेशन है वही इधर आ रही है जी। नेम आ जाएगा, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का नेम आ जाएगा। उसके आगे बता रहे हैं जी आई एम कॉम्पिटेंट टू फाइल द अपील इन माई कैपेसिटी एज मैनेजर है, अकाउंटेंट है, डायरेक्टर है, व्हाट्सएवर। उसके आगे आ रहा है जी आई फर्दर सर्टिफाइड दैट अ ट्रू कॉपी ऑफ दिस फॉर्म ऑफ अपील हैज बीन डिलीवर्ड टू कंसर्न्ड ऑफिसर पर्सनली टू द टैक्सेशन ऑफिसर। जो नेम होगा जी टैक्सेशन ऑफिसर का, सिग्नेचर ऑफ एप्लेंट, उसका नेम और उसका सीएनसी आ जाएगा। नीचे चलता हूँ, ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए। इसके अलावा मैं आपको सेल्स टैक्स रूल से जो फॉर्मेट है वो भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास फॉर्म ऑफ अपील आ गया सेल्स टैक्स रूल्स में से। अब ये देखें कोई चेंज नहीं है इसमें, ये सारा कुछ आप इनकम टैक्स में देख चुके हैं, सारा कुछ वही आ रहा है। इधर एनटीएन की जगह एसटीआरएन वो कह रहा है, आप एनटीएन भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। नेम ऑफ एप्लेंट, एप्लेंट स्टेटस, एड्रेस ऑफ द एप्लेंट, नेम ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, स्टेटस आ गया, किस एड्रेस पे नोटिस भेजना है, कमिश्नर का नेम है जी, कोड ऑफ ऑफिसर आईआर इसको छोड़ दें। इधर इनकम टैक्स डिक्लेयर आता था, आपने सेल्स टैक्स डिक्लेयर कर देना है। नीचे चलता हूँ, इधर पहले इनकम टैक्स आ रहा होता था टैक्स असेस्ड में, इधर आपने सेल्स टैक्स कर देना है। बाकी सारा कुछ वही आ रहा है। ये जो जनरल गाइडलाइंस थी वे भी वही आ रही हैं जी। अटैचमेंट्स में भी सारा कुछ वही आ रहा है। Order appealed against, notice of demand, proof of payment, certificate showing the date of service of notice, certificate showing the date of communication of memorandum of appeal to the commissioner। ये भी सारा कुछ वही आ रहा है जी। Brief history and facts, grounds of appeal, brief claim in appeal slash prayer, सारा कुछ वही है जी आपका इनकम टैक्स अपील वाला फॉर्म। आपकी वेरिफिकेशन भी सेम टू सेम वही है। सबसे पहले जो बंदा है उसका नेम आ जाएगा, कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप का नेम आ जाएगा। आगे वो बता रहा है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ अपील फाइल करने के लिए इन माई कैपेसिटी एज मैनेजर है, ऑनर है, डायरेक्टर है, व्हाट्सएवर। और आगे हम बता रहे हैं कि हमने थ्रू कोरियर भेज दिया या फिजिकल कॉपी हमने सबमिट करा दिया, किस डेट को और कब और कौन सा जोन था। आगे वो बता रहा है कि एविडेंस ऑफ सर्विस जो है ना, आपका मोड ऑफ सर्विस है जो आपने मेमोरेंडम और ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट किए थे वो क्या है जी। रजिस्टर्ड पोस्ट था, कोरियर था, पर्सनल सर्विस था, वो आपने बता देना है। जो एप्लेंट है उसका नेम आ जाएगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका सीएनसी आ जाएगा। और ये जो पोर्शन है ये ऑफिस यूज़ के लिए, इसको आपने छोड़ देना है। सो जी इस तरह आप अपनी जो अपील है उसको फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको अपील के फॉर्म्स चाहिए हो, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, आप मेरे से ले सकते। इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी हो तो मैं हाजिर हूँ। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको इससे अपील फाइलिंग में आसानी होगी। सो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।